नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 7वीं की वसंत पुस्तक के पाठ 6 सामयिक किसान कविता का भावार्थ समझेंगे और उसके बाद में प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने पर्वतीय क्षेत्र की सर्दी की शाम के प्राकृतिक दृश्य का बड़ा ही मनोहारी उन्होंने वर्णन किया है और पर्वत को एक किसान के रूप में दर्शा करके पर्वत का मानवीकरण किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ में साझा करें और उनसे भी सब्सक्राइब करने का अनुरोध करें। तो चलिए सबसे पहले कविता का सार देखते हैं। कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता जो है सामयिक किसान शाम के समय का बड़ा मनोहर वर्णन किया है। प्राकृतिक दृश्य का बड़े रोचक तरीके से उन्होंने वर्णन किया है और इस दौरान पहाड़ एक किसान की तरह बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके सिर पर आसमान ऐसा लग रहा है कि जैसे साफा बंधा हुआ हो। पहाड़ के नीचे नदी जो जा रही है वो ऐसा लग रहा है मानो पहाड़ के घुटनों तक किसी चादर को ओढ़ा हुआ है, जैसे शाम के समय सर्दी के समय में एक किसान ओढ़ता है। पास में ही पलाश के पेड़ है जिसमें लाल लाल फूल होते हैं। वो ऐसे लग रहे हैं कि अंगीठी में जो अंगारे होते हैं उस तरह के। पूर्व दिशा में जब अंधेरा होता है शाम के समय सूर्य अस्त होते समय, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे भेड़ों का समूह दुबक के बैठा हो। और इस शाम के शांत दृश्य में अचानक से मोर के बोलने से सब बदल जाता है। मोर की आवाज को सुनकर के ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने आवाज दी हो, सुनते हो, कह करके पुकारा हो। शाम का ढलना ऐसा लगता है जैसे चिलम उल्टी हो गई और उसमें धुआं उड़ रहा हो और पश्चिम दिशा में सूरज डूब जाता है। उसके पश्चात चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और रात हो जाती है। तो देखिए, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूरब में सिमट बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। है ना? तो देखो, ऐसा लग रहा है जाड़े की शाम में जो पर्वत आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि उसने आकाश का साफा अर्थात अपने सर के ऊपर पगड़ी बांध रखी हो, सूरज की चिलम खींचता। और ऐसा लग रहा है सामने जो सूरज है वो उस पहाड़ रूपी किसान की क्या है, चिलम है, और उस चिलम को वो खींच रहा है। जैसे एक किसान जो है चिलम पीता है। हालांकि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपको धूम्रपान नहीं करना है और लोगों को बचाना है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और जो नदी जा रही है वो ऐसा लग रहा है कि उस किसान के घुटनों पर चादर के समान वो पड़ी हुई है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। और आप देखिए, उधर में पलाश के पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, उनमें जो फूल आ रहे हैं, नीचे आपको अंगीठी दिखाई दे रही है। तो जो कोयला है और वो आपकी पलाश के फूल है, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हो। तो वो अंगीठी जो है, अंगीठी की तरह पलाश के जंगल है, वो अंगीठी की तरह नजर आ रहे हैं। जैसे जाड़े की शाम में एक किसान है, अंगीठी को जला करके हाथ सेकता है, तपता है, तो उसी तरीके से नजर आ रहा है कि पलाश के जंगल की अंगीठी, है ना, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। और अंधकार ऐसा लग रहा है जैसे मानो भेड़ों का गल्ला, गल्ले का मतलब समूह या उनका दल, जैसे दुबक करके भेड़ों का समूह वहां पर बैठा है। पूर्व में जब शाम होती है तो अंधकार छा जाता है, शाम के समय भेड़ें अपने घर आती है, तो ऐसे ही उनकी तुलना भेड़ों के साथ में की है। आगे देखो, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं अपनी कविता में कि शाम होने के समय जो प्राकृतिक दृश्य है बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो शाम के समय में, सर्दी के समय, पहाड़ ऐसा लगता है कि कोई किसान बैठा हुआ है और उसके आसमान पर उसके जो है आसमान उसके सिर पर रखी हुई किसी पगड़ी की तरह दिख रहा है। पश्चिम दिशा में जो सूरज दिखाई दे रहा है ना, वो आग की तरह लग रहा है, जैसे चिलम पर जो आग रखी हो।
पहाड़ के नीचे नदी बह रही है, वो ऐसा लग रहा है कि किसान के घुटनों पर रखी किसी चादर के समान। पलाश के पेड़ों पर खिले फूल ऐसे लग रहे हैं मानो अंगीठी में जलते अंगारों की तरह हो। और पूर्व में जो अंधकार फैला हुआ है वो भेड़ों के झुंड की तरह प्रतीत हो रहा है। कवि कहते हैं कि शाम के समय चारों तरफ एक मन को हरने वाली शांति छाई हुई है। ये जाड़े की समय की बात हो रही है, सर्दी के समय का वर्णन है, पर्वतीय क्षेत्र का। आकाश आसमान को कहा है, चिलम हुक्के के ऊपर रखने वाली जो वस्तु होती है उसको चिलम बोलते हैं। चादर के समान, चादरसी का मतलब पलाश एक पेड़ होता है जंगल में जिसके ऊपर लाल लाल कलर के फूल लगते हैं। सिमटा मतलब दुबका हुआ। साफा पगड़ी होती है, दहकना मतलब जलना होता है। गल्लेसा मतलब समूह के समान। फिर उसके बाद क्या बदलाव आता है आगे, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो। अचानक से क्या होता है, मोर बोलता है, ऐसा लगता है कि किसी ने आवाज दी हो। जैसे हमारे घर पर कोई आवाज देता है कि सुनते हो शाम हो गई है वापस घर आ जाओ। या फिर बच्चों को माँ आवाज देती है कि बेटा रात हो गई है घर आ जाइए सो जाइए अब। तो ऐसा लगा कि अचानक से जब मोर बोला तो कि जैसे किसी ने आवाज दी हो, सुनते हो। चिलम औंधी हुई, अर्थात यहाँ पर चिलम क्या है, सूर्य है। सूर्य अस्त हुआ, औंधा हुआ, औंधे का मतलब उल्टा होना। धुआं उठा, जब चिलम को नीचे डालते हैं तो उससे थोड़ा सा धुआं उठता है। तो ऐसे ही धुएं के समान अंधेरा का जो धुआं है वो उठा। अंधेरा हुआ मतलब सूरज डूब गया, अंधेरा छा गया मतलब रात हो गई। तो कहते हैं कि शाम के मनोहर सन्नाटे के भंग होने का वर्णन किया है। चारों तरफ छाई शांति के बीच एकदम से मोर बोल पड़ता है और उस मोर की आवाज को सुनकर के ऐसा लगता है कि जैसे मानो कोई पुकार रहा हो। उसने कहा सुनते हो, फिर सारा दृश्य एकदम घटना में बदल जाता है। जैसे सूरज की चिलम किसी ने उलट दी हो, जिसके कारण जलती हुई आग बुझने लगी हो और धुआं उठने लगा हो। कहने का मतलब कि असल में अब सूरज डूब रहा है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है। अचानक से मतलब एकदम से या यकायक। औंधी का मतलब जिसका सिर या मुंह नीचे की तरफ हो गया हो। पट मतलब उल्टा, नीचे की ओर झुका। अब इसके कुछ आपके जो है महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू देखेंगे, है ना। तो आप बताएंगे शाम एक किसान कविता के रचयिता कौन है। विकल्प आपके सामने है, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नागार्जुन, शिव प्रसाद सिंह। तो कौन है, उत्तर है आपका ख, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न 2 है आपका, कविता में पहाड़ को किस रूप में दर्शाया गया है। विकल्प देखिए, किसान के रूप में, एक बूढ़े के रूप में, एक आदमी के रूप में, एक बच्चे के रूप में। विकल्प है आपका एक किसान के रूप में। तो पहाड़ को आपको बताया ना कविता में किसान के रूप में दर्शाया गया है। प्रश्न 3, कविता में आकाश को किस रूप में दर्शाया है। तो आप सबको पता है, विकल्प है किसान के हल के रूप में दर्शाया है, या किसान की चिलम के रूप में, या किसान की पगड़ी के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आकाश को किसान की पगड़ी के रूप में दर्शाया है। प्रश्न 4, पहाड़ के चरणों में बहती नदी किस रूप में दिखाई देती है। चादर के रूप में, या साफे के रूप में, या रुमाल के रूप में, या फिर अंगीठी के रूप में। तो किसके दिखाई देती है वो नदी जो जा रही है, सामने आपको दिखाई दे रही है चित्र में, कैसी लग रही है वो, जैसे उसके पैरों पर, आधे पैरों पर सफेद चादर पड़ी हो, तो चादर के रूप में। प्रश्न 5, चिलम के रूप में किसका वर्णन किया है। पहाड़ का, पलाश का, अंगीठी का, सूर्य का। तो चिलम किस, आप किसान की चिलम किसको बताया है, पहाड़ रूपी किसान की चिलम कैसे बताया है। तो इसका उत्तर है सूर्य। सूरज को जो है चिलम के रूप में उसका चित्रण किया है। प्रश्न 6,
कौन सी अंगीठी दहक रही है? तो आपको बताया ना अंगीठी के समान क्या है, कोयले की अंगीठी दहक रही है या फिर लकड़ी की या प्रकृति की या पलाश के जंगल की? विकल्प आपका सही है, पलाश के जंगल की अंगीठी दहक रही है। प्रश्न 7, चिलमौंदी होना किसका प्रतीक है? विकल्प है आपके सूरज के अस्त होने का, सूरज के चमकने का, दिन खपने का, रात होने का। तो किसका प्रतीक है चिलमौंदी होना? सूरज चमकने का है क्या या फिर रात होने का? नहीं, विकल्प है आपका सूरज के अस्त होने का। चिलम होने का मतलब सूर्य अस्त हो गया और रात हो गई। अगला, भेड़ों का झुंड सा अंधकार कहाँ बैठा है? तो भेड़ों का झुंड सा अंधकार अर्थात आपको पता है कि सूर्य किस दिशा से आता है? पूरब से। और किस में अस्त होता है? पश्चिम में। तो अंधेरा कहाँ होगा पहले? पूरब में। तो भेड़ों का झुंड कहाँ पर बैठा है? पूर्व दिशा में। अगला आपका 9वां सवाल, सूरज के डूबते ही क्या हुआ? तेज प्रकाश हुआ, चारों ओर अंधकार हुआ, शाम हो गई, ये चारों ओर प्रकाश फैल गया। तो क्या हुआ? चारों तरफ अंधकार छा गया। प्रश्न 10, कविता में किस मौसम का वर्णन है? वर्षा का, सर्दी का, गर्मी का, वसंत का? तो शुरुआत में आपको बताया कि जाड़े की शाम, और जाड़े को क्या बोला जाता है? सर्दी। ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अब हम प्रश्न अभ्यास हल करेंगे जो कि आपकी किताब के अंदर दे रखे हैं। उसमें आपका पहला सवाल, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है अर्थात रूप धारण किया गया है उस शाम का किसान की तरह, उस पहाड़ का भी किसान की तरह किया है। इसे बचाने के लिए, या सॉरी बचाने बताने के लिए 5 एक रूपता की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें हम उपमा कहते हैं अर्थात तुलना की गई उनकी। पहली एक रूपता आकाश और साफे के बीच अर्थात आकाश का साफा। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी, पांचवी एक रूपताओं को खोजकर निकालिए। तो कौन कौन सी है देखिए, यह है आपकी दूसरी एक रूपता चिलम सूरज के जैसी, चौथी पलाश के जंगल की अंगीठी, पांचवी अंधकार पेड़ों का गल्ला। तो ये 3 एक रूपता अर्थात तुलना मतलब उपमा इनके साथ में की गई है, इनके साथ में समानता बताई गई है। अगला प्रश्न, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए कि शाम कब शुरू हुई। कब शुरू हुई शाम? तो शाम आपकी घर की खिड़की से देखने से पता चला कि शाम कब शुरू हुई? सूर्य के पश्चिम में पहुंचने के साथ साथ ही संध्या होने की रंगत होने लगती है। तब से लेकर सूरज डूबने तक कितना समय लगा होगा? कितना लगा होगा? लगभग 1 से 1.5 घंटे। क्या क्या परिवर्तन आए इस बीच आसमान में आपने देखे होंगे, तो देख करके भी आप बताओगे अपने से भी। इस बीच आसमान में लालिमा छा गई, मतलब लाल लाल रंग छा गया सूर्य का। नारंगी तथा बैंगनी रंग के बादलों से आकाश व दिशाएं ढक जाती है। अगला सवाल देखो, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो? नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। तो आपको इन पक्षियों से भी 1-2 शब्द बनाने हैं, जिस तरीके से कविता में मोर के बारे में बनाया है कि मोर ने कहा सुनते हो। तो कबूतर, कहाँ जा रहे हो? कौआ, सुनो रात न होने दो। मैना, तुम मनमोहक हो। तोता ने कहा तुम्हारा समय निराला है। चील, थोड़ी देर तो रुको। हंस, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। इस तरीके से आप उनसे 1 या 2 शब्दों में बांध सकते हैं। प्रश्न 4 कविता से आगे से है, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? तो रंग देखिए कौन कौन से होंगे, आसमानी, पीले, लाल, नीला, भूरा, सफेद, नारंगी और काले रंगों का प्रयोग करना चाहिए। आप भी वैसे देख सकते हो, कविता में देखेंगे तो आपको सारे कलर सारे रंग नजर आ जाएंगे कि किन किन रंगों को जो है प्रयोग में करना होगा। प्रश्न 2, शाम के समय ये क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए।
तो पक्षियों के बारे में पता करेंगे। शाम को पक्षी क्या करते हैं? तो शाम को पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर जाते हैं। खिलाड़ी क्या करते हैं? वो खेल समाप्त करके विश्राम करते हैं। फल वाले क्या करते हैं? वो जल्दी जल्दी फल बेचने हेतु लोगों को पुकारते हैं और फल बेच करके अपने घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। माँ क्या करती है? माँ जो है घर के काम निपटा करके और अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करती है। पेड़ पौधे पेड़ पौधे भी दिन भर झूमते। पेड़ पौधे शाम के समय एकदम सादे खड़े हो जाते हैं सीधे, और मानो कि वो विश्राम करना चाहते हो। पिताजी ऑफिस से आ जाते हैं ना, और बच्चों के साथ में समय बिताते हैं। इसके अलावा व्यापारी लोग जो है वो भी दुकानों पर ही बैठे होते हैं। किसान क्या करता है? किसान खेतों का काम समाप्त करके घर वापस आते हैं। बच्चे बच्चे अपना माता पिता के साथ में समय व्यतीत करते हैं, मनोरंजन के लिए टीवी देखते हैं या फिर और कोई अन्य खेल खेलते हैं। प्रश्न 3, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, है चहक रही चिड़िया, टीबी टी टुट टुट। तो इस कविता में सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा? इस कविता में और जो हमने पहले कविता पढ़ी उसमें क्या अंतर है? तो अंतर देखिए क्या है। इसमें जो है प्रकृति के शाम के समय बांसों के झुरमुट में चिड़ियों की गतिविधियों का वर्णन है, जबकि हमने वो पहले कविता पढ़ी थी उसमें शाम को एक किसान के रूप में बताया जा गया है और जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन बड़े अनुपम अर्थात सुंदर ढंग से किया है। और यहाँ पर पक्षियों की गतिविधियों का वर्णन किया है और वहां पर शाम के अर्थात जाड़े की शाम का बड़ा अनुपम तरीके से वर्णन किया गया है। प्रश्न 4, अनुमान और कल्पना से कि शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीजों की मदद लेकर के अपनी कल्पना को व्यक्त करेंगे? जैसे पेड़ों के झुंझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है, सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई, इनको लेकर के आपको बनानी है। तो सवेरा होने लगा, लगता है सूरज की लाल गेंद धरती की ओर लुढ़कती आ रही है, पेड़ों के झुंझुने बजने लगते हैं, सुबह हो गई, उठो मेरी प्यारी बेटी उठो, बेटी कहती है अभी सोने दो माँ। आप भी अपने शब्दों में इस तरीके से कविता बना सकते हो ये पंक्तियों की सहायता से। अगला भाषा की बात देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द के लिए दो दो संदर्भ अर्थात दो दो वाक्य लिखिए। पहले है आंधी, शाम होते ही जोर से आंधी चलने लगी और वह आंधी की तरह कमरे में आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। दहक, दहक का मतलब जलना होता आपको पता है। तो अंगीठी में आंख दहक रही थी, आग सोमेश गुस्से में दहक रहा था। सिमटा, बच्चा मां की गोद में सिमटा बैठा था और सूर्य के छिपते ही कमल के फूल सिमटकर बंद होने लगे। अगला कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख लेते हैं कि किसे अंगीठी के समान बताया गया है। हम पढ़े थे पलाश के जंगलों को अंगीठी के समान बताया गया है। और क्यों? क्योंकि वो लाल लाल फूल जो है कोयले की जलती हुई अंगीठी या जलते हुए कोयले के लाल लाल प्रतीत होते हैं। किसको किस रूप में चित्रित किया गया है? पहाड़ को एक किसान के रूप में, नदी को एक चादर के रूप में, पलाश के जंगल को दहकती अंगीठी के रूप में, सूरज डूबते हुए सूरज को चिलम के रूप में तथा आकाश को किसान के साफे अर्थात उसकी पगड़ी के रूप में चित्रित किया गया है ना। इस प्रकार से आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में साझा करें और उनसे भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और देखते रहिए। धन्यवाद।